आप लोग हैरान लग रहे हो, आज शौक लग रहे हो, है ना? थोड़ा ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिए, हर रोज आपसे चोरी की जा रही है, आपका पैसा लिया जा रहा है, हर रोज आपका पैसा लिया जा रहा है। हम अब आपको दिखाएंगे कि इस देश में आपका कितना है, क्या है। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर न्यूनतम आय गारंटी योजना का वादा किया है। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो हर किसी को 12,000 रुपए प्रति महीने कांग्रेस सरकार देगी। राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल तक मोदी सरकार में गरीब दुखी रहे, अब हम उन्हें न्याय देंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य 21वीं सदी में देश को गरीबी से मुक्त करने का है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने मनरेगा कमिट किया था और अब आय गारंटी देकर दिखा देंगे, हम गरीबी मिटा देंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप काम कर रहे हो तो महीने में 12,000 रुपए आय कम से कम होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि इस योजना से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त कराएंगे। हम अब आपको न्याय देने जा रहे हैं। नंबर याद रखिए, 20% सबसे गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल का, 5 करोड़ फैमिलीज, 25 करोड़ लोगों को डायरेक्ट स्कीम का फायदा मिलेगा। न्यूनतम आय गारंटी योजना का वादा करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलना चाहती है, वर्तमान सरकार की तरह नहीं जो गरीब और अमीर को अलग अलग नजरिए से देखती है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए कि 21वीं सदी में इस देश में गरीब लोग मिले। तो हमने, ये स्कीम नहीं है, ये अब गरीबी पर फाइनल असोल्ट है। और हम 2 हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। अमीरों का गरीबों का हिंदुस्तान नहीं होगा, एक हिंदुस्तान होगा और उसमें गरीबों की भी इज्जत होगी, अमीरों की भी इज्जत होगी, सबकी इज्जत होगी। अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान 10 दिन में कर्ज माफी का वादा कर राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेला था, जिसके चलते 3 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। देश के आम चुनावों में राहुल गांधी ने देश के गरीब वर्ग को साधने का प्रयास किया है। देखने वाली बात होगी कि इसमें राहुल गांधी कितने सफल हो पाते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा जारी गरीबों के लिए योजना को लेकर गहलोत ने प्रदेश में सबसे पहले इस योजना को लागू करने का आह्वान किया है। हर बार कोई ना कोई नया बात बोल करके वादे करके वोट प्राप्त करना कांग्रेस की नीति है। इसका कोई रोड मैप बता के जाएं, तब लोगों को पता चलेगा, राजस्थान की जनता को इनके वादों का एहसास पूरी तरह। देश को इन चीजों का पता नहीं होगा जो राजस्थान में 3 महीने पहले राजस्थान की जनता ने जिन वादों के ऊपर उनको वोट दिया था, वो वादे आज कहां खड़े हुए हैं। राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, चाहे किसान होगा, युवा होगा, महिला होगी, सबको इस बात का प्रताप है। इसलिए कितने विश्वास के साथ आज वो इस बात को कहेंगे कि हम क्या करेंगे, इसको तोड़ने की एक जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आपने हमारा मजमून देखा। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि 72,000 रुपए 5 करोड़ परिवारों के खाते में सीधे जाएंगे जिनकी आमदनी 12,000 रुपए मासिक से कम है। सपोज अगर किसी की आमदनी 6,000 रुपए है तो जो डिफरेंस है वो सरकार में यदि कांग्रेस आती है तो वो डिफरेंस सरकार जमा कराएगी सीधे उनके अकाउंट में। अगर 5,000 है तो 7,000, 7,000 है तो 5,000, डिफरेंस के जो पैसे होंगे। और अगर जब 12,000 रुपए की सीमा पार कर जाएंगे, यानी कि 72,000 रुपए सालाना, हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि मिनिमम ये 12,000 रुपए मासिक और 72,000 रुपए सालाना, इस तरह से उन्होंने बताया है कि ये पैसा उनके खाते में सीधा जाएगा। खैर चलिए, 5 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ देने की बात राहुल गांधी ने कही है, जिनकी संख्या अगर देखें तो 25 करोड़ लोग होते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि गरीबी को 21वीं सदी में देश के बाहर करना है, यह कांग्रेस का संकल्प है। हम आपको बता दें कि हाल ही जब राज्यों के विधानसभा चुनाव है 5 के, तब उन्होंने कहा था कि हम किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। यह माना जाता है, कांग्रेस ये मान करके चलती है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हिंदी भाषी जो राज्य हैं
वहां राहुल गांधी के इस ऐलान का बड़ा फर्क पड़ा है। यह कांग्रेस का एक बड़ा दांव कह सकते हैं। अब इसका असर कितना होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन एक बड़ा दांव खेला है। क्या परिणाम होंगे, क्या सामने चीजें आएंगी, कहां से पैसा आएगा, ये सब हम चर्चा करेंगे। इसको लेकर के हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण शर्मा साहब हमारे साथ हैं, भाजपा के सीनियर लीडर मुकेश पारिक साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं पहला रिएक्शन मुकेश जी आपका लेना चाहूंगा। राहुल गांधी ने एक बड़ा दांव खेला है, ये 72,000 रुपए सालाना और 12,000 रुपए मासिक एक परिवार के खाते में, और जो डिफरेंस जिनकी आमदनी 12,000 से कम है, उनका दावा है कि मिनिमम जो आमदनी होनी चाहिए उसका कांग्रेस वादा करती है। राहुल गांधी ने जो ये कहा है ये कोई दाव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की गरीब जनता को भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया गया है। राजस्थान में जब चुनाव थे तो चुनाव के पहले राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि मैं 10 दिन के अंदर अंदर प्रदेश के किसानों का ऋण माफ कर दूंगा। ऋण माफ करने के लिए बाद में जो उन्होंने बैरिकेड्स लगाए उसकी क्या पात्रता होगी, जो हमने ऋण माफ किए थे उन्हीं को ऋण माफी में दिखाया। साथ ही साथ जो केंद्र ने किसान सम्मान जो उनको राशि मिलनी थी 6,000 रुपए 2-2 की 3 किस्तों में, उसके नामों को वेरीफाई नहीं किया। उसके कारण 30 लाख से अधिक किसान जिनको अब तक पहली किस्त 2,000 और दूसरी किस्त इस माह में 2,000 मिलने वाली थी उससे वंचित रखा गया। और इन्होंने एक घोषणा और की कि जो बेरोजगारों को है वो बेरोजगारी भत्ता हम मार्च में 1 तारीख में हम दे देंगे। उस बेरोजगारी भत्ते पर भी इस सरकार ने कुछ, कांग्रेस की जो सरकार यहां पर आई उसने कुछ नहीं किया। तो ये बात, साथ ही साथ जो उन्होंने घोषणा की है उसमें कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि ये जो इतनी बड़ी राशि है उसका कहां से ये पैसा आएगा और उसको कैसे होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जनता इस बात को इसलिए गंभीरता से नहीं लेगी कि किसी भी एंगल से ये नजर नहीं आता है कि देश की जनता राहुल गांधी को इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेगी या कांग्रेस की कोई सरकार बनेगी जो इस प्रकार का कोई निर्णय ले सके। ये निर्णय पूरी, ये घोषणा पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता को भ्रमित करने के लिए है। चलिए अरुण जी, भाजपा मान के चलती है कि ये ना कोई दाव है, ना कोई पैसा है और ना ही कोई वादा है, ये महज एक थोती घोषणा है, जनता को भ्रम में डालने वाला एक ऐलान है कांग्रेस का। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया बिल्कुल अपेक्षित है और तो वो कह भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये देखने में कुछ लोग आज मीडिया में मैंने सुना कह रहे हैं ये मास्टर स्ट्रोक है राहुल गांधी का, इस टाइप की बातें कर रहे हैं, चुनाव के लिए किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं ये उस नजरिए से आप नहीं देखें मास्टर स्ट्रोक। घोषणा आज जरूर हुई होगी, लेकिन एक तो कांग्रेस का इतिहास है कि इस टाइप के जो मूलभूत अधिकार हैं इस देश की जनता के, वो दिलाने में एक सीरीज है। आपने देखा होगा राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर आप देखें कितना महत्वपूर्ण वो कदम था। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू वर्क है। महानरेगा एक विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना के रूप में सामने आए। तो ये सब दिखाता है कि गरीबों की चिंता ये सिर्फ चुनाव की वजह से टेम्परेरी बुखार की तरह नहीं है, ये सोच सतत है कांग्रेस का कि गरीबों को जहां जहां भी मदद की जरूरत है अवश्य की जानी चाहिए। और वास्तव में ये सोचनीय विषय है कि 70 साल बाद भी आजादी के अगर आज की अर्थव्यवस्था में आप अगर देखें ध्यान से, जो पिछले 5 सालों में देखिए, ये पुरानी खाई है अमीर और गरीबों की इस देश में। ये तो हम जानते ही हैं कि कुछ घराने बहुत अमीर हैं यहाँ और कुछ लोग 2 जून की रोटी भी नहीं जुगाड़ कर पाते हैं। तो वो खाई है जरूर, लेकिन पिछले 5 सालों में उस खाई ने बहुत विकराल रूप ले लिया है। ये जो 2019 का चुनाव है वो अगर आप सच पूछें तो एक अहंकारी निजाम वर्सेस एक बेबस आवाम का है। गरीब जनता एक तरफ है और कॉरपोरेट घरानों की सेवा में तत्पर एक सरकार
एक तरफ है। मेरा एक सवाल अरुण जी, चले ये तो बात आप कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि बीजेपी से ये बयान अपेक्षित था, अब आपने जो निजाम और गरीब, मैं इसलिए कह रहा था सर कि अगर ये किसान को 2000 रुपए की किश्त 3-4 क्वार्टर में दें, 6000 रुपए दें, उसका नाम होता है किसान सम्मान निधि। हम कुछ घोषणा करना चाहते हैं तो ये कह रहे हैं ये उपहास है, ये मजाक है, ये पैसे कहां से आएंगे। पैसे तो, इतना बड़ा देश है, इतने संसाधन हैं, जिस देश में 3 लाख करोड़ से ऊपर का एनपीए आज की तारीख में मौजूद है, हमें सामने दिख रहा है। लोग पैसे ले लेके भाग गए, विदेशों में चले गए। तो बात चैनलाइज करने की है, बात प्राथमिकता की है कि आपकी प्राथमिकता क्या है देश के लिए। जी चलिए, इनका जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने पहले कहा कि आज देश में गरीब और अमीर की बहुत खाई हो गई। ऐसी पार्टी के प्रवक्ता, जिस पार्टी ने 50 साल इंडिपेंडेंट देश में शासन किया, लोगों उन्होंने एक मिनट आप सुनिए, उनको गरीब को गरीब ही रहने दिया, आपने कभी उनको उभरने ही नहीं दिया। जिस प्रधानमंत्री की आप बात करते हैं, आपने इतने साल शासन करने के बाद हजारों गांवों में आपने बिजली तक नहीं पहुंचाई। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि ऐसी पहली सरकार आई जिसने देश के हर गांव में उजाला पहुंचाया। आपने तो बिजली तक आप सब गांव को नहीं दे पाई, जो मूलभूत सुविधा थी। आपने हर गांव में, अपने हर गांव में रोड नहीं पहुंचा सके। आज हर गांव की कनेक्टिविटी 5 साल के अंदर, पहले अटल जी की सरकार ने की और आज इस पूरी इस सरकार ने कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें रोड नहीं हो। आप बात करते हैं पिछली जो सरकार थी यूपीए की, जिसमें 2 काल रहे, उन 2 काल में हमारे पूरे विश्व में छवि बनी एक भ्रष्टाचारी सरकार की। ऐसा लगने लगा कि पूरे भारत में तो जो नेता हैं, जो सरकारें हैं, वो खाली भ्रष्ट और भ्रष्टाचार पर आधारित है। आप जिसको कह रहे हैं उद्योगपतियों की सरकार, ये उद्योगपतियों की सरकार है, जिसके कारण आप जो बात बोल रहे हैं कि विजय माला और ये इन लोगों को भागना पड़ा। ये आज आपके राज में यहां आराम कर रहे थे पी चिदम्बरम, और उसके प्रमाण है आपके प्रधानमंत्री की सिफारिश पे उनको लोन दिया गया। और उसके बाद इनकी स्थिति ये रही कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक ईमानदार देश का प्रधानमंत्री बना, उनके बनते ही इनको छोड़ के भागना पड़ा। और आज ये सरकार सफल हो रही है उनको वापस लाने में, और उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो उनकी संपत्ति है, उनको अटैच करने के लिए। तो इस प्रधानमंत्री ने और इस सरकार ने तो उन लोगों को पकड़ा है, उनको लाया है। आपके शासन में तो जनता को पता ही नहीं चलता था कि कितने लोगों का पैसा बैंकों के डूब गए हैं और कितने लोगों का पैसा ये खा गए हैं। जी चलिए, मैं यहां पे एक सवाल मेरा मुकेश जी आपसे है। मैं कोई भी सरकार हो, सब्सिडी देने की बात हो या फिर कोई दूसरी बातें हो, लोग कर्ज माफी की बात हो, ये किस आधार पे किए जाते हैं? कहीं अभी आजादी के इतने साल बाद क्यों गरीब को गरीब रखा गया, किसान की माली हालत बनी, इस पर विचार क्यों नहीं होता है? पैसा कहां से आएगा? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। देखिए, जो अभी हमने किसान सम्मान निधि दी, जिसमें 2-2 हजार रुपए की किस्त की बात की गई थी, वो कोई उनको इसलिए नहीं दिया गया कि सिर्फ उनको रुपए देके प्रसन्न करना है। वो इसलिए दिया गया कि वो जो उनकी अपनी जो बीज है या अपनी उनकी जो खाद है या उन चीजों के लिए वो अपना कभी अगर उसके पास रहे परेशानी तो कम से कम वो इतना संसाधन जुटा सके, ये उसके लिए किया गया। और जिस प्रकार की योजनाएं बनी इस देश में, पहले जो हमारा जिसके पास पैसा पहुंचना होता था सरकार के द्वारा, सरकार के जो योजनाओं का जो पैसा पहुंचना होता था, वो पैसा उसके खाते में नहीं जाते थे। खुद राहुल गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में स्वीकार किया था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 20 पैसे उस लाभार्थी तक पहुंचते हैं। आज सरकार ने जिस प्रकार का डिजिटल इस युग में सीधे खातों में हमारे इस देश में एक पूरा वो बना रिकॉर्ड बना कि इस देश में गरीबों का, तो बहुत अच्छी बात है कि और उनके पहले ये इनडायरेक्ट भेजते थे, अब आप लोग डायरेक्ट भेजते हैं। फर्क कितना बड़ा है? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये पैसे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कोष में पैसा गवर्नमेंट के में आता कैसे है, बहुत अच्छे से जानते हैं, आप व्यापारी भी हैं। इस पैसे को लुटाने की, मैं ये शब्द यूं यूज कर रहा हूं कि टैक्स पेयर्स का पैसा है, लुटाने की इजाजत किसने दी है सरकारों को कि जो आनंद फानंद में घोषणा कर दी जाए और उस पैसे को दे दिया जाए? क्यों दे दिया जाए पैसा? किसे, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी साहब हों या कोई दूसरी सरकारें हों, किस आधार पे ये कि महज एक केवल वोट को साधने के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं?
बिल्कुल नहीं। जनता के एक एक पैसे का हिसाब देने का सरकार का एक कायदा होता है और सरकार को जनता के एक एक पैसे का हिसाब देना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं कि हमने जो बेरोजगार थे, हमने उन बेरोजगारों को सिर्फ रोजगार ही नहीं दिया, हमने उसको इस लायक बनाने का एक योजना बनाई कि वो रोजगार दे सके। कांग्रेस ने सिर्फ उसका सोच रखा था कि उसकी नौकरी तक का, लेकिन हमने उसका सोच को आगे बढ़ाया और मुद्रा लोन योजना के द्वारा हमारे देश के ऐसे लाखों नौजवान जिन्होंने लोन लिया और उस लोन के माध्यम से उनका रोजगार ही नहीं बना, रोजगार के साथ साथ वो रोजगार देने वाले बने। सरकार की नीतियां इस प्रकार की रही। कोई सरकार का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि उसको सिर्फ पैसा देकर के और उसको अगर वोट लेना है, ये अगर उद्देश्य होता है, खाली ये चुनाव में ये बात होती है तो वो बिल्कुल गलत होती है। उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे एक कारण होना चाहिए। चाहे वो मुद्रा लोन योजना हो तो उसके पीछे कारण ये था कि हमारा युवा रोजगार देने लायक बने, और चाहे किसान सम्मान निधि हो तो मुकेश जी देखिए, मुद्रा लोन में और किसान सम्मान निधि दोनों में अंतर है। मुद्रा लोन आप जो दे रहे हैं उसके गारंटी वापस भी आएगा। आप रोजगार के लिए अवसर दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए लोन आज बच्चे लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अवसर मिलेगा तो वो वापस चुकाएगा, ये ठीक बात है, ये होना चाहिए। मैंने जो जैसे कहा कि एक संबल प्रदान करिए, उसको खड़ा करने की कोशिश करिए, वो नीति बनाइए कि जिससे वो खड़ा हो सके, जिसके प्रति सरकार की हमदर्दी है, इस देश की हमदर्दी है। लेकिन ये फ्री की आदतें क्यों पटकी जा रही हैं देश में? केवल वोट बटोरने के लिए। किसान सम्मान निधि है, किसान ने, मुझे नहीं लगता है कि कोई किसान याचक बन करके उस पैसे को के लिए कभी कोई हाथ फैलाता होगा। ये हमारी सरकारें हैं जो कभी गरीब को एक सस्ता लालच देकर के उसके वोट बटोरने की कोशिशें करती हैं। आज आपको ध्यान होगा कि जीडीपी का 3.4% आप लोगों ने जो दावा भी कर रहे हैं कि हमने मेंटेन किया राजकोषीय घाटा को, राजकोषीय घाटा किस कदर बढ़ता जा रहा है, ये पैसे हमारे पास में किस पोजीशन में कैसे आते हैं, तो ये आखिर आदतें क्यों डाली जाती हैं? ये रोक, देखिए सरकार ने कई काम ऐसे ऐतिहासिक किए हैं कि जो सरकार का पैसा था, जो सरकार का नहीं, मैं ये कहूंगा जो जनता का पैसा था, कि वो भ्रष्टाचार में बिल्कुल नहीं गया। उसको ऐसा कोई, जब से ये सरकार बनी है, ऐसा कोई उद्योगपति नहीं हुआ कि जिसने उसके सरकार के बनने के बाद लोन लिया हो और वो देश छोड़ के भाग गया हो। सरकार का और जनता का एक एक पैसे का हिसाब इस सरकार ने रखा है, और उसका पैसा विकास के काम में, गरीब के गांव में, गांव के काम में, और गांव, गरीब और किसान, इन तीनों का कैसे उत्थान हो, उस उत्थान के काम में लगाया। ये मैं आपको फिर ये बात दोहराना चाहूंगा कि राहुल गांधी किसी भी एंगल से ये नहीं मानते हैं, न वो स्वयं इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि उनकी कोई सरकार बन रही है या वो इस स्थिति में पहुंचेंगे। एक सगुफा है। मैं फिर यही कहूंगा कि गरीब आदमी के साथ ये छलावा है, और ये छलावे के कारण सिर्फ उनको एक भ्रम पैदा करने के लिए, भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बात की गई है। भारतीय जनता पार्टी जब कोई इस प्रकार की घोषणा करती है, देखिए नरेगा पहले भी चल रहा था, कांग्रेस ने नरेगा कांग्रेस के समय में था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने इस नरेगा का रूप सुधारा और उसको विकास के कामों से जोड़ा गया, आज उसकी एक अकाउंटेबिलिटी है, आज उसका मालूम चल रहा है, उसका पैसा जो काम कर रहा है उसके पास जा रहा है। नहीं पहले क्या होता था कि जो उसको पैसा उसकी जेब में जाना होता था, वो आधा पैसा उसका कमीशन में बढ़ता था, और जो गरीब था उसके जेब में आधा पैसा आ जाता था, उसके बदले में उसको काम नहीं करना पड़ता था। अब उसको काम भी करना पड़ता है, उसके जेब में पूरा पैसा भी जाता है, और कोई तीसरा आदमी उस पैसे को नहीं खा सकता। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था इस सरकार ने की है, और वो सराहना करने लायक चीजें हैं। चलिए, तो लेवल अब यह है कि राजनीतिक दल एक सम्मान बताते हैं, जो फ्री का पैसा दिया जाता है उसे वो एक आवश्यकता बताई जाती है, लेकिन आर्थिक विश्लेषकों का यह मानना है कि पैसे इस तरह से ना सब्सिडी दी जानी चाहिए, ना पैसा दिया जाना चाहिए, खड़ा किया जाना चाहिए इंसान को, उनकी पढ़ाई पे पैसा खर्च हो, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, उसे स्लम एरिया से बाहर लाने के लिए कुछ स्कीम्स होनी चाहिए, ना कि ये कि आप घर बैठे आपको पैसे दिए जाएंगे। और एक अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है, काफी ऐसे आप आर्टिकल्स मिलेंगे आपको, अर्थशास्त्र यह कहता है कि आप अगर फ्री के पैसे किसी को भी देंगे तो आप उसको काम से दूर भी कर रहे हैं। क्यों? व्यक्ति के जहन में यह बात आती है कि फ्री का इतना पैसा तो मुझे मिल ही रहा है, काम करने की आवश्यकता क्या है। और मैं इसी मंच से कई बार राजनीतिक दलों के लोगों को स्वीकार भी करते हुए देखा है कि जब नरेगा शुरू हुआ था तब यह कहा गया कि फसल कटाई के वक्त लोगों को मजदूर नहीं मिलते हैं, किसानों को, इसको भी नरेगा से जोड़ा जाना चाहिए कि भाई पैसे हम नरेगा में मिनिमम जो पे मिल रहा है उससे भी ज्यादा किसान दे रहा है, लेकिन उसको मजदूर नहीं मिलते हैं। तो वजह साफ है कि बिना काम के नरेगा की जिस तरह की स्थितियां सामने आई थी वो चीजें आ रही थी, और एक बार फिर
सरकारों में होड़ मची है कि पैसे हम फ्री का कैसे दे सकते हैं, इसे खजाना लुटाना कह सकते हैं एक तरह से। अरुण जी, आपके पास आऊंगा। राहुल गांधी साहब ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन इससे खजाने पे 3,60,000 करोड़ रुपए अनुमानित लगभग खर्चा आएगा। ये पैसा आएगा कहां से? देखिए, वैसे तो मैंने इस संदर्भ में छूने की कोशिश की थी सब्जेक्ट में कि पैसा आएगा कहां से। ये सवाल हर बार उठता है, ये पहले भी महानरेगा के टाइम भी उठा था। कोई भी योजना आप घोषित करो तो ये पैसा कहां से आएगा वाली समस्या है। एक ये दर्द भी मैं समझता हूं एक हिस्से का समाज के, कि उनको लगता है हम टैक्स दे रहे हैं और सरकार इसको फ्री में पैसा बांट रही है। आपने भी ये सवाल उठाया है। समस्या ये है योगेंद्र जी, अगर किसी वजह से देश की आर्थिक स्थिति इस समय, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, बहुत शोचनीय आर्थिक स्थिति है। जीडीपी हमारी इस समय सबसे लोएस्ट चल रही है। फिर भी आप बड़प्पन देखिए सरकारों का जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले ये आचार संहिता लगने से ठीक 1 महीने पहले से शुरू किया उनने, और आचार संहिता लगने वाले दिन तक, जो कि काफी पूछताछ के डेट मुकर्रर हुई है चुनाव की, मैं साफ स्पष्ट करना चाहता हूं। ये तो होनी थी, डेट तो होती, चलिए 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, डेट तो तय होनी थी। बिल्कुल, और 7 फेज में होने थे, ये सब होने थे, वो सारी सुविधाएं देखी गई हैं। खैर वो एक अलग डिबेट का विषय है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 29 दिन में प्रधानमंत्री जी ने 257 उद्घाटन और घोषणाएं की हैं जगह जगह जाके। हालांकि माहौल वही था कि सबको देशभक्ति करनी है, कोई राजनीति नहीं करेगा। कांग्रेस पे कई बार उन्होंने कहा ऐसे समय में भी आप राजनीति कर रहे हैं, पर अगर आपको ध्यान से याद होगा वो एक भी दिन नहीं रुके। हर दिन एक नई चुनावी सभा, एक नई घोषणा। उसका आप अगर टोटल लगाएं योगेंद्र जी, उन घोषणाओं का टोटल है 2 खरब। एक तरफ आप घोषणाएं कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीएसएनएल के कर्मचारियों को 4 महीने से आपको तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। आपने सरदार स्मारक इतनी शान से बनवाया है वहां, आपको मालूम है 4 महीने से वहां के कर्मचारियों को भी वेतन नहीं दिया गया है। तो ये सब विरोधाभास हैं। आपको देखने में लगता होगा ये पैसा कहां से आएगा, लेकिन अगर एक बार स्थिति ऐसी बना दी गई है कि 2 करोड़ रोजगार तो भूल जाइए आप। इस 5 साल में लोगों ने रोजगार खोए हैं। इस फैक्ट से आप आंख मूंदना चाहें, मर्जी है आपकी। इनसे बात करो रोजगार की बहुत कमी है, तो ये पकोड़े बनाने का सजेस्ट करने में भी इनको कोई गुरेज नहीं है। बता देते हैं आफ्टर ऑल पकोड़ा बनाना भी तो एक रोजगार है। फिर कह देंगे कि जब पकोड़ा कोई बना रहा है तो चटनी बहुत जरूरी है, हरी चटनी जो आदमी बना रहा है उसको भी रोजगार मिल रहा है। ये मुद्रा लोन की बार बार बात करते हैं। आपको शायद जानकारी नहीं है कि जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक एवरेज है 47,000 रुपया जो इनने मुद्रा लोन में किसी नौजवान को दिया है कि लो भैया इससे आप रोजगार शुरू करो और 10-20 लोगों को रोजगार दो। मजाक चल रही है, आंकड़ों से खिलवाड़ चल रहा है। आपको लग रहा है आप रोजगार बढ़ा रहे हैं, आंकड़े कहां हैं आपके? सरकार से आंकड़े पूछो, आंकड़े गायब हैं। आंकड़े जो संस्था देती है उसका अध्यक्ष फ्रस्ट्रेशन में रिजाइन करके चला जाता है। ऐसी स्थिति में अगर बेरोजगारी है, किसान हल्ला कर करके आपको रोज याद दिला रहा है मेरी ये स्थिति है, आप चाहें कि ऐसे में थोड़ा मध्यम वर्ग का पैसा निकल के उधर नहीं जाए, ये एक संवेदनशील देश को शोभा नहीं देता। ये एड्रेस करना ही पड़ेगा। हम उनको रोजगार नहीं दे रहे 12,000 रुपए से, हमें मालूम है। उसको डिग्निटी तो मिले कम से कम, जिससे वो कहीं टाई लगा के इंटरव्यू देने जाए। आज की हालत में तो वो कहीं रोजगार की कोशिश भी नहीं कर सकता। ये सब गंभीर समस्याएं हैं और मेरे ख्याल में इसको सिर्फ चुनावी घोषणाओं से जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस के जैसा अहंकार आजकल चल रहा है, वो कह रहे हैं इनकी सरकार बन ही नहीं सकती और इनको अपने अलावा आजकल कुछ दिखता ही नहीं है, हम ही हम हैं। मैंने बताया ना, ये अहंकार का एक रूप है। लेकिन इस देश ने बार बार इतिहास बताता है, साबित किया है, अल्टरनेटिव भी निकल के आते हैं, एक नया अल्टरनेटिव बनता है, नेतृत्व मिलता है। देश को अब प्रचार मंत्री नहीं, सचमुच प्रधानमंत्री चाहिए। ये आंकड़ों के खेल
काफी देख चुका है देश, अब तो हिसाब देने का। चलिए अरुण जी आऊंगा, मैं मुकेश जी आ रहा हूं आपके पास में। तो चले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 1971 में, यानी कि ठीक लगभग 48 साल पहले इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी पे बड़ी चिंता जाहिर की थी। अब एक बार फिर कांग्रेस की ओर से यह बड़ा ऐलान किया है राहुल गांधी ने, किस तरह से अलग होगी 48 साल के सफर में है गरीब कहां पहुंचा, क्या गरीबी के लिए कोई प्रयास किए गए, सरकार बेशक कोई भी हो, गरीबी एक बड़ी चुनौती है, भुखमरी एक चुनौती है, हुआ क्या, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, यानी कि आम चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने एक गरीब हटाओ का फिर एक बड़ा दांव खेला है। हम आपको बता देंगे 1971 में इंदिरा गांधी ने भी, जब बिगिनिंग स्टेज थी उनकी प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने एक दांव खेला था कि गरीबी देश में हटनी चाहिए, और उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया इसको लेकर के। सरकार में वापसी हुई, अच्छी सीटें लेकर के आई। लेकिन राहुल गांधी ने ठीक 48 साल बाद एक बार फिर गरीबी हटाने का फार्मूला दिया है। उन्होंने कहा है कि 72,000 रुपए सालाना हम 5 करोड़ गरीब परिवारों को देंगे, जिसमें करीब 25 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। चले श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में। श्याम जी, 48 साल बाद एक बार फिर गरीबी हटाने की चिंता की है 1971 में इंदिरा गांधी ने, और एक बार फिर राहुल गांधी ने 48 साल बाद अब कहा है कि 21वीं सदी में भारत के लिए गरीबी एक बड़ी चुनौती है, इसे हटाना होगा। कैसा अंतर देख रहे हैं दोनों में? देखिए योगेंद्र जी, आपने देखा होगा कि जब 5 राज्यों के चुनाव हुए तो राहुल गांधी ने एक नारा दिया कि हम किसानों को कर्जा माफ करें, 10 तक की काउंटिंग बोल के। तो अब वो उसका उनको प्रभावशाली प्रभाव भी देखने को मिला और इनकी 5 राज्यों में सरकार आ गई। अब क्योंकि अभी आज मैं सुन रहा था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद ही कर रहे थे राहुल गांधी, वो कर रहे थे कि आज मैं केवल मैंने जो निर्णय किया उस पर ही बात करूंगा और किसी पे नहीं करूंगा। तो उनका जो देश में सबसे गरीब व्यक्ति है उसकी आय 72,000 रुपये होनी चाहिए, और नहीं है तो हम उसकी भरपाई करेंगे। और उनका कहना था कि देश में 5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो कि अत्यंत गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। तो अब उसको, क्योंकि वो कह रहे थे कि सब बेरोजगार नहीं है, कुछ न कुछ आय कमाते हैं, उसकी आय में कमी है, तो 72,000 तक की कमी की पूर्ति हम सरकार का दायित्व बनता है कि उसको पूरी करें और इस देश से 21वीं सदी में गरीबी खत्म हो जाए। लेकिन उनकी दादी ने भी 1991 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था और सत्ता में आई थी। अब उनके पोते जो राहुल गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हमने इसमें मनन किया है, चिंतन किया है, और पी चिदम्बरम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, वो बता सकती है कि हम इसको जो हम कहते हैं उसको लागू कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि कर्जा माफ करेंगे तो हमने माफ करके दिखाया। अब हमने गरीबी हटाओ का नारा दिया है, मतलब गरीबी हटाओ का नारा ही नहीं दिया, फॉर्मूला भी देश के सामने पेश कर दिया है, और हम उसको बिल्कुल प्रचारित करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि हम सत्ता में आए तो हम निश्चित रूप से इस 21वीं सदी में भारत में जो गरीब है वो ऐसा नहीं हो कि 2 वक्त की रोटी नहीं खाए और उसका लालन पालन नहीं हो सके। हम उसकी चिंता करते हैं, हम उस अमीरों की चिंता नहीं करते जिसकी कि प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने आरोप आज भी लगा दिया कि वो कुछ लोगों, सीमित लोगों तक ही रहते हैं और उनके विकास की बात करते हैं, आम गरीब की बात तो भूल जाते हैं। इसी का परिणाम है कि उन्होंने आज देखिएगा कि वो कल दौरे पे निकल रहे हैं और राजस्थान का दौरा ही है उनका, 3 जगह चुनावी सभा है। तो सबसे पहले इम्पैक्ट वो शायद मेरे को लगता है कि कल चुनावी सभा 2 जगह तो चुनावी सभा कर रहे हैं, एक जगह यहाँ पर बूथ शक्ति सम्मेलन कर रहे हैं। तो वो अपने कार्यकर्ताओं को बताने का प्रयास करेंगे कि आप हमारे फॉर्मूले को नीचे धरातल तक ले जाइए, 5 करोड़ प्लस 5 व्यक्ति 25 करोड़ वोटों का किस प्रकार से हमारे पास आ जाए, तो हम जो सपना देख रहे हैं देश में सरकार गठबंधन, महागठबंधन की सरकार जो कांग्रेस समर्थित होगी वो बन सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी पहले भी नहीं समझ पाई थी कि भाजपा कहती थी कि किसानों का कर्जा कैसे माफ करोगे, क्या होगा,
लेकिन उन्होंने जो नारा दिया और उसके कारण सत्ता आ गई, जब सत्ता से बाहर हो गए तो मालूम पड़ा बीजेपी को कि ये भी कुछ खेल हो सकता है। तो ये बड़ा स्ट्रोक खेला है राहुल गांधी ने और बहुत सोच समझ के खेला है। उन्होंने कहा कि जब हमने नरेगा लागू किया था तो देश में 14 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दिया था और उसको देकर के गारंटी भी दी थी और उसके साथ कानून भी लागू किया था। ऐसा नहीं कि नरेगा को इसलिए ऐसे ही लागू कर दिया और नहीं पाया। तो हम जो बोलते हैं उसी प्रकार से 25 करोड़ लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए जो गरीबी हटाओ का नारा अब कितना सफल हो पाएगा ये तो लोकसभा का चुनाव जब होगा उसके बाद रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही बता सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी के साथ और सत्ताधारी एनडीए के पास अब इस तरह के जवाब देने के लिए कुछ है नहीं उनके पास। वो बोल नहीं सकते कि हम गरीबी कैसे हटाओ। उनका गरीबी हटाने का केवल नारा नहीं दिया, हमने बता भी दिया कि हम क्या करने वाले हैं। और पूरा ये नहीं कि हर परिवार को 72,000 ही चाहिए, नहीं, उसमें किसी को कम चाहिए, किसी को कितना चाहिए, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि एक आय 72,000 सालाना मिले उस परिवार को। इस प्रकार की व्यवस्था लागू करेंगे और आने वाला भारत खुशहाल कैसे बने, भारत आगे कैसे बढ़े, ये हमने आज फॉर्मूला किया है। अभी फॉर्मूला जितना सफल होगा आपके सामने लोकसभा चुनाव ही परिणाम बताएगा कि उनका फॉर्मूला जो उनकी दादी ने दिया था, जो सफल हो पाई थी जब वो सत्ता में आई थी, क्या वो सत्ता में आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। एक छोटा सा सवाल है, दादी सत्ता में आने में वो सफल हुई, लेकिन क्या वास्तव में गरीबी हटाने में सफल हुई? ये बड़ा एक सवाल है, आज भी लोग पूछते हैं इस बात को। देखिएगा, गरीबी हटी नहीं, गरीबी बढ़ते रहे आज, क्योंकि जो वो खुद बता रहे हैं कि जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवने वाले, जो जिसका 72,000 इनकम नहीं है, वो 25 करोड़ लोग हैं। मतलब 5 करोड़ परिवार, 25 करोड़ लोग आज उस स्थिति में है कि उसको वो साधारण तरीके से जीवन नहीं जी सकते। उनके पास इतनी कम आय है, उस आय को बराबर करने की, और कुछ लोगों की आय इतनी है कि वो रख नहीं सकते, पूरा देश उनके अधीन हो गया, जैसे 15-20 परिवार। एक मेरा छोटा सा सवाल हो रहा है श्याम जी कि ये पैसे की जो बात की जा रही है, पैसे के रिसोर्सेज का आपको मालूम है, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार चाहे किसी की भी हो, किसानों को 6,000 रुपए साल में 3 किस्त के रूप में मोदी साहब दे रहे हैं, तो किसान सम्मान राशि है। गरीबों को अब राहुल गांधी 72,000 रुपए सालाना या 12,000 रुपए महीने जो वो कैसे मैच करेगा, मतलब डिफरेंस पैसा जो होगा वो जमा कराएंगे। कई ऐसी योजनाएं हैं, बेरोजगारों को पैसे देने की स्कीम्स हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, किसानों के कर्ज माफी की बात है। ये पैसा जो है लगातार दिया जा रहा है। नरेगा पर उंगलियां इस वजह से उठ रही थी कि एक तो असेट्स नहीं बन रहे थे और उसमें ये कहा जा रहा था कि लोगों को काम चोर बनाने की कोशिश की जा रही शुरुआती दौर में। हालांकि बाद में इसका जब इसका रिव्यू हुआ और उसके बाद में इसका रिवाइज एक फार्मूला तय हुआ, उसके बाद में काम ठीक से होने लगा। एक फार्मूला बनाया गया है कि 60% इसमें मजदूरी होगी, 40% इसमें जो निर्माण कार्य होगा उसकी सामग्री का पैसा होगा, एक बना बाद में। लेकिन पहले शुरू में उंगली उठना शुरू हुई इसमें। तो ये पैसा जो है, क्योंकि राहुल गांधी साहब जिसका ऐलान कर रहे हैं करीब 3,60,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा इसका। अब वो कह रहे थे कि गरीब को न्याय कैसे मिले, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है, उसको गरीबों को न्याय देने के लिए बात करें कि पैसे की कमी नहीं है। जब हम देखते हैं कि हमारे इतना, जब हम नरेगा को हम लागू करने में सफल हो पाए, तो इसको लागू करने में बहुत बड़ी बात नहीं है। बोले उस व्यक्ति को देना जा रहे हैं जिसके पास नहीं है, तो वो अगर सक्षम हो जाएगा तो आने वाले समय में वो कमाएगा। वो उसको कोई हमेशा थोड़ी चाहिए 72,000 रुपए। उसकी आय की पूर्ति, जब वो एक सक्षम हो जाएगा तो उसको बंद हो जाएंगे पैसे। तो 3,00,000 करोड़ का जो बात कर रहे हैं वो हमेशा तो लगेगा नहीं। तो हम एक सक्षम बनाने के लिए गरीब को उसका रोजगार कैसे हो और वो सक्षम कैसे बने अपने परिवार को लालन पालन करने के लिए, इसलिए हम न्याय देने की बात कर रहे हैं। गरीब को न्याय कैसे मिले, ये वाली बात हो रही थी। तो उन्होंने जो स्टॉक खोला है, तो निश्चित रूप से भाजपा अब उसका जवाब क्या देगी ये तो यही बता सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास जवाब नहीं है ऐसा। जी चलिए, वोटों में अगर 25 करोड़ वोटों को रिहाने में और प्राप्त करने में हो गए तो हो सकता है सत्ता का परिवर्तन भी संभव है, ऐसा कुछ नहीं। खैर चलिए, मुझे एक बहुत अच्छे से याद है, यहाँ पे एक बात कोट करना चाहूंगा कि पब्लिक बहुत समझदार होती है कि वोट कहां देना है कहां नहीं देना है। यही वजह है कि संविधान में इसे गुप्त रखा गया है। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा, बाकी मुकेश पारिक जी के पास जाऊंगा। राजस्थान में भाजपा ने लगातार ये दावा किया कि 4.5 लाख
4.5 करोड़ लाभार्थी हैं राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से, जिनको सीधा फायदा मिला है। लेकिन 4.5 करोड़ लोगों के अगर आधे मत में मिलते तो स्थिति बदली होती। तो आपको ध्यान होगा कि 2 करोड़ 39 लाख मत लिए बीजेपी ने जब 163 सीट लेकर के चली गई थी। अगर ये 2.5 करोड़ भी होते, 1.5 करोड़ की बात हो रही है, 1.5 करोड़ में चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि मत कहां चले गए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आप टारगेट करके चल रहे हैं वो सारा वोट आपको मिले। 25 करोड़ का जैसे कह रहे हैं कि ये तो गरीबी की आप बात कर रहे हो कि जिनमें से अगर 20 करोड़ भी वोट पड़ते हैं, अगर आधे वोट भी मिलते हैं तो बाकी वोट भी थोड़ा कांग्रेस के हैं। लेकिन खैर, मैंने वही कहा पहले आप जब आए थे उसमें कि वोट को साधने के लिए इस तरह से खजाने को नहीं लुटाया जाना चाहिए। वास्तव में वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए, ईमानदारी से उनके प्रति एक नजरिया होना चाहिए कि उनका स्तर सुधरे। समाज भी चाहता है, देश भी चाहता है, आम जनता भी चाहती है। लेकिन केवल वोट को साध करके इलेक्शन के वक्त हम खजाने को बिल्कुल यूं खोल दें तो मुझे लगता है कि जनता के मेहनत पर एक कुठाराघात है। वापस मैं मुकेश शर्मा जी के मुकेश पारिक साहब के पास में जाना चाहूंगा। मुकेश जी, एक राहुल गांधी लगातार ये बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एक होना चाहिए, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके हितों का ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि 2 भारत की रचना हम करके पटक दें, एक तरफ पैसे वालों का भारत, एक तरफ गरीब जो अति गरीब होता जा रहा है। ये राहुल गांधी ने सीधा आज आरोप ही लगाया है। ये बेहतर होता है कि राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो शासन में बरसों रहे हैं उनसे ये बात पूछते तो ज्यादा बेहतर होता है। ये बात तो वो कर रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, कांग्रेस का कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। अभी श्याम जी एक उदाहरण दे रहे थे कि 1991 में इंदिरा गांधी ने कहा था देश से गरीबी हटाओ, और बाद में मुझे अच्छे से याद है कि जब 5 साल वो शासन में रही तो जनता ये कहने लगी थी कि कांग्रेस का नारा गरीबी हटाओ नहीं, गरीब को ही हटाओ, इस प्रकार की बातें हुआ करती थी। और उन्होंने इसके लिए कोई कुछ नहीं किया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी इसी प्रकार का एक छलावा हमारे पानी के उपभोक्ताओं के साथ किया। उन्होंने घोषणा की कि मैं 15,000 लीटर पानी मुफ्त में दूंगा। आज राजस्थान की जनता और मतदाताओं को जितना ये सरकार ये समझ रही है कि इनको कोई जानकारी नहीं है, राजस्थान में पानी की किल्लत, अभी गर्मी शुरू नहीं है, अभी स्टार्ट हो गई। ये पानी के लिए क्या कर रहे हैं वो इनके कहीं भी योजना में नहीं है। पानी के क्या बोरिंग खोदेंगे, पानी के लिए क्या व्यवस्था होगी, पानी कैसे जनता को हम उपलब्ध कराएंगे, इसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन एक जो आप कहते हैं ना कि जो इन्होंने फेंक दिया एक सगुफा कि 15,000 लीटर पानी मुफ्त, तो 15,000 लीटर पानी जब नल में नहीं आएगा तो आप कहां से 15,000 लीटर पानी मुफ्त दोगे। एक और, इनको 50% पानी के उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके मीटर एवरेज से आते हैं। जिनको एवरेज से आते हैं उनके पहले आप मीटर तो बदलते श्रीमान जी, उसके बाद आप कहते हैं कि 15,000 लीटर पानी हम फ्री देंगे। कांग्रेस के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। अभी ये किसान वाली बात बता दें कि ये चलिए ये और पैसे देने की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं, इसकी ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये 30 लाख से ज्यादा किसानों को क्यों वंचित रखा गया। चाहे वो 2,000 की किस्त मिलती और अब 4,000 की मिलती, उसके कौन जिम्मेवारी लेगा। आज उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा स्टेट है उसके किसानों को दूसरी किस्त मिलने जा रही है। आज गुजरात के किसान है उनको दूसरी किस्त मिल गई। और जो किसान है, आज कांग्रेस एक तरफ तो जो जिसका हकदार है उसको वो लाभ दिलाने में असफल हो रही है, और दूसरी तरफ ये इस प्रकार की थोती घोषणाएं करती है। भारत की जनता, देश की जनता इस बात को अच्छे तरीके से समझती है कि इस सरकार ने उसकी स्वास्थ्य के लिए, उसकी मूलभूत सुविधाओं के लिए पूरे काम किए हैं। हमारे नौजवान को नौकरी के लायक ही नहीं, नौकरी देने के लायक बनाया। और मैं एक अरुण जी का एक और अपडेट करना चाहूंगा। इन्होंने कहा 42 या 47,000 लोन मिला, ऐसा नहीं है, 10 लाख तक के लोन थे। आप जानकारी कर लीजिए। कोई भी हम जब एवरेज, इन्होंने एक एवरेज की बात करी, 10 लाख में मिला होगा तो किसी को 20,000, 50,000 से तो स्टार्ट है। एवरेज कहां से आएगा। एवरेज सबको नहीं मिला ना, नहीं सबको नहीं मिला, लेकिन जो पात्रता उसमें आप देखिए फॉर्मेलिटीज भी कितनी कम है। लेकिन कुल मिला के एक कदम इस सरकार ने बढ़ाया। हमने देश के गरीब आदमी के स्वास्थ्य का ध्यान रखा। पहले हमारा गरीब आदमी सोचता था कि मैं सबसे मिनिमम 50,000, आपने कहा 50,000 तक का लोन से स्टार्ट था जो लोगों को मिला है। वो 10 लाख तक उसमें लोन का पात्रता अगर 10 लाख तक आपने एक लिमिट तय की, लेकिन मिनिमम 50,000 नहीं है उसके अंदर।
नहीं, उसको मिला। मैं सामान्यतः जो लोगों ने लिया है वो 50,000 के लिए उन्होंने किया है अप्लाई किया, लेकिन किसी ने 5,000 20,000 तक के लोन लोगों ने लिए हुए हैं। अधिकांश जो आए हैं उसमें 50,000 45,000 एवरेज आ रहा है बाकायदा। वास्तव में अखबार के हिसाब से उन्होंने बताया कि सरकार का जो दावा है उसके हिसाब से इतना पैसा आ रहा है। खैर चलिए, आप लोगों ने दिया, लेकिन मेरा जो सवाल था आपसे, राहुल गांधी का जो आरोप, एक खाई की बात जो कर रहे हैं कि पूंजीपतियों का भारत और गरीबों का भारत, वर्तमान सरकार ने खाई पैदा की, मैं उस पर जरा जानना चाहूंगा आपसे। ये वर्तमान सरकार ने, आज मैं एक एग्जांपल आपसे पूछना चाहूंगा कि अंबानी जो देश के उद्योगपति हैं, जो बार बार ये अंबानी का नाम लेते हैं, तो अंबानी क्या इस 5 साल में देश का उद्योगपति बना है या पिछले कई सालों से? मैं आज आपके टीवी पे और कई चैनल्स पे मैंने देखी कि अंबानी के साथ इंदिरा गांधी की मीटिंग्स की कई फोटो वायरल हुए, सोशल मीडिया में भी वो फोटो है। तो क्या हमने इनको उद्योगपति बनाया? ये देश के उद्योगपति है इनका विश्व में धीरू भाई अंबानी, अंबानी फैमिली बोल रहा हूं, तो ये वो उसी से है। तो धीरू भाई अंबानी उस समय उद्योगपति बना। नीरव मोदी को लोन किस सरकार ने दिया? आप ये सारी चीजें देखिए। विजय माल्या को किस सरकार में ये लोन मिला? इन सब चीजों को देखना होगा। और ये कांग्रेस जो जिस प्रकार से बार बार झूठ बोल के, झूठ का सहारा लेके, आज ये कई चीजें इन्होंने बोली जिसमें इनको ये उजागर हो गए। गरीबी हटाना नहीं, हम बिल्कुल 100% हम गरीबी रोजगार देके हटाना चाहते हैं। हम गरीब को सक्षम बनाकर देना चाहते हैं। हम युवा को रोजगार देने लायक बनाना चाहते हैं। और हम युवा ये ऐसी कोई चीज नहीं कहना चाहते। आज जनता इस बात को जानती है कि कांग्रेस के कितने उम्मीदवार खड़े होंगे। इनका एक स्टेटस देख लीजिए इस इलेक्शन में कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के खूब पीछे घूमे कि हमारे साथ आप वो कर लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इनको 2 सीटों लायक समझा। तो आप कहां सरकार बनाने की मुद्दे पे मुद्दा इसलिए है कि जो ये कहे कि हमारी सरकार बन गई, तो सरकार बनने की संभावना कहां नजर आ रही है? और दूसरी बात, ये कहने के पीछे कोई आधार होना चाहिए। पहले ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, देखिए हमारी सरकार नहीं, तो आप अंतर देख लीजिए। जब ये 180 आने वाले तो हुआ क्या? मैं श्याम जी आपको बताऊं, हमको वो लोग बोलते थे आपकी 40 सीट है, 0.5% मत का फर्क है राजस्थान की। अगर आप बात करें, मध्य प्रदेश में हमारे मत कांग्रेस से ज्यादा है। ठीक है, सीट की गणित में हम हारे हैं, सत्ता हमारे शासन में हम नहीं है, कांग्रेस की सत्ता बनी है। लेकिन आप ये जनता ने कोई इनको स्वीकारा नहीं है, हमको नकारा नहीं है। ठीक है, एक बराबर की लड़ाई में हम उस गणित में हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये कहना कांग्रेस सरकार का 100% जनता को भ्रम में लाने की है। और इसका मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि इसका कोई लाभ इस कांग्रेस को इसका नहीं मिलने वाला है। ये मात्र एक छलावा साबित होगा। और देश का गरीब भी चाहता है कि स्वाभिमान से मैं काम करूं, मेरे को अच्छा स्वास्थ्य का लाभ मिले। आज हमारा गरीब जब प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 लाख तक का अपना इलाज मुफ्त कराता है तो उसको लगता है बढ़िया। जब हमारे गांव में जब वो जाता है, ग्रामीण गौरव पद देखता है, तो उसको गौरव की प्राप्ति है। ये बात कहां जाएगी? एक बात और कही आपने कि उत्तर प्रदेश और कई राज्यों के अंदर पैसा मिल गया। किसानों की बात कर रहा हूं मैं, आपने किसान सम्मान निधि की जो बात की है, यहां यह कहा जा रहा है कि किसान को जो पैसा दिया जाना है, ये तो सरकारों के पास में ऑलरेडी लिस्ट है सारी कि कितना किसान है, कितना नामजद किसान है, उनके हिसाब से पैसे दिए जा सकते हैं। भाई, किसान सम्मान निधि की जो आप बात कर रहे हैं, वो किसान सम्मान निधि के लिए तो किसान के ऑलरेडी एक लिस्ट जो है सरकारों के पास में है। तो इसमें आपको तो केवल लिस्ट चाहिए थी, क्योंकि राज्य सरकार का इससे कोई सरोकार नहीं था, केंद्र को देना था ये पैसा। ये राज्य सरकार ही उसको वेरीफाई करती है, राज्य सरकार ही उस लिस्ट को भेजती है। अगर राज्य सरकार जो सूची भेजेगी उसको तो राज्य सरकार को ही भेजनी होती है। केंद्र से और सरकारों ने भी भेजा है, गुजरात ने भी भेजा है, यूपी ने भी भेजा है। इनको वेरीफाई करके उस लिस्ट को भेजना था। ये तो राज्य सरकार का ही वो होता है ड्यूटी, और राज्य सरकार को ही भेजनी होती है। और राज्य सरकार के लिस्ट के आधार पर ही वो पैसा प्राप्त उनको होता है। ये तो एक पूरा सिस्टम और सिस्टम के आधार पर ही। 3.5 रुपए रोज आप किसान को देना चाहते हैं, और हम कह रहे हैं कि हम उस परिवार को 72,000 देंगे। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, वही मैं उस बात को कि राहुल गांधी को कितनी जनता गंभीरता से लेती है, इस बात को आप जानते हैं और अच्छे से। अभी ये यूपी में इनको राहुल गांधी को ऐसा लगा तो अभी इन्होंने प्रियंका गांधी लाया। हो सकता है प्रियंका गांधी इनसे भी बढ़कर कुछ और 1-2 दिन में घोषणा करें। तो ये कोई ऐसा ये नजर नहीं आता है। सीएससी की बैठक में तय किया, ऐसा नहीं किया। जो राहुल गांधी ने घोषणा नहीं की, सीएससी की बैठक का निर्णय है। नहीं, अभी आपने ही दोहराया कि राहुल गांधी ने ये कहा है। नहीं, आपने ये कहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि मेरा ये फैसला है, मेरा ये निर्णय है
कि मैं इस प्रकार का इस तरीके की जो उन्होंने बात कही है। चलिए अरुण जी मैं आपके पास आना चाहूंगा एक बात। खैर ये बीजेपी का अपना एक कहना नजरिया हो सकता है कि राहुल गांधी को कितना सीरियसली लिया जाए या नहीं लिया जाए। मैं यह लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, आप लोगों ने 15 लाख का काफी चर्चा किया कि 15 लाख, और दिल्ली इलेक्शन के दरमियान जब स्टेट इलेक्शन थे उस दरमियान एक चैनल को अपने वक्तव्य में अमित शाह साहब ने कहा भी है कि तो सब चुनावी जुमले होते हैं, ऐसे कोई नहीं देता है। क्या वास्तव में आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा कोट किया है इसको, काफी इस पे हल्ला भी किया है, आप उस नजरिए से एक्सरसाइज कर रहे हैं इस पे, या फिर 15 लाख बनाम 72,000 ही करेंगे आप भी? मैं प्रश्न समझा नहीं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप लोगों ने लगातार यह बात कही थी कि 15 लाख रुपए का आज भी इंतजार है खातेधारकों को, कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के इलेक्शन में कहा था। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि 15 लाख बनाम 72,000 आप लोग, ये वैसा ही तो नहीं, क्योंकि चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने किस संदर्भ में कहा आप लोगों ने इसको एक बड़ा इश्यू बनाया था कि वैसा तो नहीं रहेगा कि जैसे दिल्ली के चुनाव में अमित शाह जी ने कहा था किसी चैनल को कि चुनाव में जुमले होते हैं, ऐसा जनता भी जानती है और देने वाले भी जानते हैं। देखिए, अगेन ये जनता का तजुर्बा ही उसको गाइड करेगा इस मामले में। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट उस समय कहा था, और जो उन्होंने कहा था वो उन पे किताबें, प्रधानमंत्री नहीं थे वो प्रत्याशी, हाँ प्रत्याशी थे पर उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री पद के। उस समय उन्होंने जो 70 mm पे पिक्चर लोगों को इस देश के दिखाई है, उस पे किताबें लिखी जा सकती हैं। अगर आप उनके पुराने वीडियो ही देख लें तो काफी एंटरटेनिंग है। उनमें से एक बात ये थी कि इस देश में इतना काला धन विदेशों में जमा है, पूरी कैलकुलेशन थी उनके पास, क्योंकि जानकारी पूरी थी उनके पास, इस तादाद में जमा है, हम उसको 100 दिन में वापस लाएंगे, और इतना पैसा है कि भारत के हर नागरिक को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। व्यक्तिगत तौर पे योगेंद्र जी, मैं इस बात को तब भी मजाक मानता था, आज भी मजाक मानता हूं, लेकिन सवाल मेरे मानने का नहीं है। ये देश ऐसा है कि काफी बहुतायत में लोग यकीन भी कर सकते हैं, यार ये आदमी कह रहा है इतना पैसा बाहर है, मैं ले आऊंगा अगले हफ्ते और सबको बांट दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। वो अलग बात है कि उनके अध्यक्ष ने अगले ही 2 महीने में बता दिया भाई ये तो जुमलेबाजी है, चुनाव में ऐसी बातें करते रहते हैं। आपका दूसरा पक्ष ये है कि आप कह रहे हैं ये कहीं वैसा ही तो नहीं है 72,000। मेरा सबमिशन बहुत पोलाइटली ये है सर, रिकॉर्ड ही देखना पड़ेगा, और तो आधार क्या है आपके पास? अगर कांग्रेस ने राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिनियम बनाया और इस देश में आज कोई भी किसी से सूचना ले सकता है जो कि फैक्ट है लाइफ का, तो वो किया। अगर उसने महानरेगा बनाया तो वो आज भी चल रहा है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के फ्लोर पे वादा किया था कि आप मुझे इतना कच्चा राजनीतिक ना समझें कि मैं महानरेगा बंद कर दूंगा, मैं आपकी फेलियर का स्मारक के तौर पे इसको जिंदा रखूंगा। याद होगा आपको, वो अलग बात है। दीगर बात है कि बाद में उनको विशेषज्ञों ने समझाया होगा कि इससे छेड़छाड़ करना राजनीति के लिए उचित नहीं है, तो अब वो चला रहे महानरेगा को भी। तो हमारा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन है, अब भी गरीब बच्चों को स्कूल में एडमिशन में कुछ सीट रिजर्व है, वो फैक्ट है लाइफ का, वो कोई जुमला थोड़ी है। तो ये जनता का तजुर्बा है। दूसरा, आपको अपने अलावा कुछ नहीं दिखता हो ये मुमकिन है, लेकिन काठ की हांडी बार बार चढ़ाई जाए योगेंद्र जी, मेरे ख्याल से ये नामुमकिन है। अभी ऐसी स्थिति बना रही है, लेकिन तो मुमकिन है। हाँ, इनको कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं आपको फिर ले जाना चाहूंगा 3 महीने, अपन सब एक साथ यात्रा करते हैं, थोड़ा शॉर्ट। हाँ। 3 महीने पहले 5 राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट आए और पिछले 4.5 साल में पहली बार दोनों शीर्ष नेताओं को लगा यार ऐसा भी हो सकता है। उससे पहले इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हम हार भी सकते हैं क्या, नॉर्थ ईस्ट हमारा है, ये हमारा है, विजयी रथ चल रहा है। पहली बार इनको लगा यार ये क्या हो रहा है। उन्हीं महीनों के दौरान आपने देखा होगा सारे रूठे हुए एलाइज को नए सिरे से मनाया गया। उससे पहले वो गांठ भी नहीं रहे थे शिवसेना क्या होती है वो नहीं। चलिए देखिए, ये राजनीतिक दल में ये सभी को आप लोगों को तय करना होगा कि राजनीति में अवसर
का इंतजार सबको होता है और एक अवसरवादिता होती है कौन किसके साथ में। एक बात कहना चाहूंगा कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, प्रतिशोध नहीं होना चाहिए राजनीति में। कम से कम एक शब्दों का चयन वैसा हो कि सामने वाले की कभी आवश्यकता पड़े तो हम नजरों में नजर मिला करके हाथ तो मिला सकते हैं, गले नहीं सही कम से कम हाथ तो मिलाएं, वो पोजीशन होना चाहिए। क्योंकि ये देखिए देश की हुकूमत की लालसा है, ये पता नहीं कब किसके साथ किस मोड पे हमें हाथ मिलाने को मजबूर कर दे। एटलीस्ट इतना तो हो कि वो बगल में खड़ा होकर ये नहीं कह सकते कि आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कम से कम ये ध्यान रखना होगा। मैं श्याम जी आखिरी सवाल एक आपसे लेना चाहूंगा। पैसा है, पैसा कैसे आएगा, क्या होगा, ये तो खैर देखिए सरकारों की टेंशन है। हालांकि देश की टेंशन इस वजह से मैं कह सकता हूं कि पैसा टैक्स पेयर्स का भी होता है। और टैक्स पेयर के लिए नहीं कि एक इनकम टैक्स जो देता है, आज आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, वो टैक्स भी सरकार के कोष में जाता है। लेकिन क्या कुछ लगता है आपको कि क्योंकि चैनल्स पे चल रहा है, कोई से दाव खेलना बता रहे हैं, राहुल गांधी का बड़ा दाव है, कोई कह रहा है कि मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस ने अपना एक एजेंडा जनता के बीच रखा है, कुछ बेनिफिट होगा या चुनाव की रंगत बदलेगी, या फिर ये माना जाएगा कि ये कोई नई बात नहीं, चुनाव में ऐसी चीजें आती रहती हैं। लेकिन देखिए जिस प्रकार से उन्होंने गंभीरता से दिखा रहे थे आज, और ये कह रहे थे कि हमने केवल चुनाव को देखते हुए घोषणा नहीं की, हमने इसकी बिल्कुल रणनीति तैयार की और हम करीब 4-5 महीने से इसके ऊपर तैयारी कर रहे थे और पूरे तरीके से तैयार होकर के हम कहते हैं कि हम गरीब को न्याय देंगे। बीपीएल का तो सारे काम चल ही रहे हैं, बीपीएल को इन्होंने भी माना कि हम सहयोग देंगे, बीपीएल को ही देना चाहते हैं, वो कोई बीपीएल के अलावा नहीं देना चाहते। और बीपीएल में भी उन्होंने कहा है कि हम पूरे 72,000 किसी को नहीं देंगे कि 72,000 दे देंगे और रहेगा। वो कह रहे हैं कि देश का व्यक्ति हर कमाता है, उसकी कम ये होती है, उसकी बड़ी पूर्ति करेंगे। तो एक नया चीज कंसेप्ट है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए एक चिंतन तो है, क्योंकि ये संकल्प पत्र बाद में ला रहे हैं। इन्होंने पहले ही कुछ चीज जो कि घोषणा पत्र का एक पार्ट घोषित करते हैं, उनका हम 3 ही रखेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इसके ऊपर हम फोकस रखेंगे। बाकी हम कोई ज्यादा चलिए मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी का ये पासा ऐसे लगता है कि जब पहले दौर के नामांकन का आखिरी दिन और उस दौरान, क्योंकि मैनिफेस्टो अब राजनीतिक दल उस हिसाब से करते हैं कि कौन से चरण के बाद कब किया जाए, उनकी अपनी एक एक्सरसाइज भी है। मैनिफेस्टो ये कोई संविधान की बाध्यता नहीं है, ये हमारे यहाँ पे धीरे 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 एक परंपरा बनना शुरू हुई कि मैनिफेस्टो जारी हो रहा है, मैनिफेस्टो में क्या है उसे राजनीतिक दल ये भी कहते हैं कि हम शासन का एक हिस्सा बनाते हैं, उसको एक आधार बनाते हैं। खैर अच्छी बात है, जो वादों का एक डॉक्यूमेंट होता है, अगर वास्तव में उसे सच्चाई से उतारा जाए तो मुझे लगता है कि जनता के साथ एक छलावा नहीं होता, उसके साथ एक ठगी नहीं होती है, तो जनता एक भरोसा करती है आपके मैनिफेस्टो पे। और ये वादा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका अंदाजा होगा कि किस तरह से कांग्रेस जनता के जहन में अपना एजेंडा को छाप छोड़ पाती है, कितना उसको बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये देखने वाली बात होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।